हस्तशिल्प कला से लेकर के व्यापार व्यवसाय की समृद्धि तक सदैव अपने लिए दुनिया के अंदर किसी राज्य की पहचान रही है तो वो मध्य प्रदेश की रही है। 1 साल का कार्यकाल भले ही बहुत लंबा ना माना जाए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवधि में अपनी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक कौशल से मजबूत छाप छोड़ी है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने विपक्ष के तीखे सवालों का सामना किया और अपने सियासी चातुर्य से विरोधियों को शांत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके चाहने वालों का दावा है कि डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल का कार्यकाल जनता से जुड़ाव, विकास योजनाओं और सियासी चुनौतियों का अनूठा संगम रहा। उन्होंने रोड शो, जनसभाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता के बीच अपनी पहचान बनाई है। वहीं विपक्ष के भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपों का सामना किया। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के बाद अपने नेतृत्व को साबित करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों और सक्रियता से अपनी अलग छवि बनाई। कांग्रेस ने इस कार्यकाल को केवल घोषणाओं का कार्यकाल बताया, जबकि समर्थक इसे उत्साह और विश्वास का दौर मानते हैं। आंतरिक पार्टी आलोचनाओं के बावजूद डॉक्टर यादव ने अपनी राजनीतिक चतुराई से विपक्ष और विरोधियों को करारा जवाब दिया, लेकिन आगे की चुनौतियां उनके नेतृत्व का असली परीक्षण होंगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति, निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, IT पार्क, AI, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। यही कारण है कि शिक्षा, चिकित्सा, विभिन्न उद्योग, सभी क्षेत्रों में निवेशक बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायित हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने इस 1 साल में कई बड़े फैसले किए। रोड शो, जनसभाएं और अहम योजनाओं के क्रियान्वयन से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। हालांकि विपक्ष ने उन्हें लगातार कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल को घोषणाओं और प्रचार का साल बताते हुए उन पर तीखा तंज कसा। विपक्ष का आरोप है कि ये कार्यकाल केवल वादों और नारों तक सीमित रहा, जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। भ्रष्टाचार और अपराध के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया। पिछले 1 सालों में कर्जा लेने के अलावा इस सरकार ने किया क्या है? आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो। आप खेत खलिहान और किसान की बात करो, आप मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करो, महंगाई का आपको पता ही है। भारत में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में मिलता है। हर मोर्चे पर सरकार ये विफल है, तो बहुत बुरा हाल है करप्शन का, महंगाई का, बेरोजगारी का, अपराधों का। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जनता से जितने वादे करती है उनको पूरा करती है, उसी में यकीन रखने वाली सरकार है। संकल्प पत्र में 456 संकल्प में से बहुत गौरव के साथ दोहरा रही हूं कि 310 संकल्पों पर काम शुरू हो चुका है। 50 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को दे दी हैं। ये गरीब कल्याण की सरकार है, ये किसान के उत्थान की सरकार है, ये महिलाओं को सशक्त करने की सरकार है और युवाओं को स्वावलंबी बनाने की सरकार है। इस कार्यकाल में डॉक्टर यादव ने अपनी पार्टी के भीतर आलोचकों को भी जवाब दिया, जिन्होंने उनके चयन को नेतृत्व की भूल बताया था। उन्होंने अपने काम से करारा जवाब दिया। डॉक्टर मोहन यादव के लिए सियासत की नई डगर बेहद चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में मुख्यमंत्री पद संभाला जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसी मजबूत राजनीतिक छवि और लोकप्रियता का प्रभाव था। पार्टी के भीतर से उन्हें नेतृत्व के लिए अनुभवहीन और कमजोर करार दिया गया, जबकि विपक्ष ने हर मोर्चे पर उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी के भीतर और बाहर से उठे सवालों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली और सियासी चतुराई से एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की, जो इस नई डगर को उनके लिए कठिन लेकिन सीखने वाला अनुभव बना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस हमारी इस बात पर होने वाली है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, और जब 1 साल पूरे कर लिए हैं तो इसका हाल क्या है और 1 साल में क्या डॉक्टर मोहन यादव ने कमाल किया है, उन सब पहलुओं को आज हम अपने इस डिबेट में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि कैसे चुनौतियों को पार पाते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने 1 साल पूरा किया, विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरिए क्या है इस पूरे 1 साल को लेकर। तो चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक नजरिए से हमारे बीच शेयर करेंगे भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया कि क्या क्या चुनौतियां थी डॉक्टर मोहन यादव के सामने जब उन्होंने 1 साल पहले सरकार में पद संभाला था। अब 1 साल पूरे हो चुके हैं, चुनौतियों से कैसे उन्होंने पार पाया, क्या उन्होंने कमाल किया, एक एक करके जानेंगे। लेकिन पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन यादव की 1 साल को बीजेपी किस नजरिए से देखती है और 1 साल में क्या उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। तो प्रियंका दुबे जी, पहले तो आपसे ही शुरुआत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 साल को लेकर अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है, लेकिन काफी हद तक अपने आप को एक ब्रांड के रूप में डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तुत करने में भी सफल रहे हैं। आपका क्या आकलन है? विपक्षी अपना आकलन देंगे, लेकिन आप क्या मानती हैं, क्या उनकी खास खूबियां रही जो कि छाप छोड़ती है? देखिए, मध्य प्रदेश हैं तो ग्रामीण विकास जब चर्चा की जाती है तो कृषि और उसके बाद में हमारी जो रीढ़ अगर मानी जाती, कृषि जो हमारा मेन है, उसके ऊपर कार्य करते हुए गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का जो हम लोगों ने प्रतिबद्धता से कार्य किया है। आज डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो काम आज अगर हम देखने चाहते हैं, तो अगर अक्षत योजना ऊर्जा की ओर कार्य करने की बात की जाए तो उसका शुभारंभ और लोकार्पण हो, या अगर हम अधोसंरचना के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो जो एक सबसे बड़ा हर्डल आता था किसी एक स्थान पर ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट हुआ करती थी, जिसको रीजनल में बांट करके क्षेत्रीय जो वोकल फॉर लोकल को साथ में लेते हुए, एमएसएमई को साथ में लेते हुए जो अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल समिट्स की गई, जिसके कारण एक रोजगार सृजन का एक नवाचार जो शुरुआत हुई है, उससे हमारे प्रदेश में काफी फायदे दिखाई देते हैं, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। और इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ, जो बहुत पुराना एक लंबित मामला था हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश का जल विवाद, जिसको मोहन यादव जी की सरकार के समय निपटाया गया है, जिसके माध्यम से आज 11 जिले जो है वो और भी सिंचित हो पाएंगे और पानी की सप्लाई और भी बढ़ पाएगी हमारे प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मैं गिनवाने चली जाऊं तो फ्री एयर एम्बुलेंस की बात करें, या कोयला आवंटन की जो 41,000 मेगावाट का हुआ है उसकी अगर हम बात करना चाहें, अफसरशाही पे लगाम लगाने की बात करना चाहूँ, ऐसे कई आयाम है जिसके ऊपर मोहन सरकार आज की डेट में सफल साबित भी हुई है। और हमारे जो विकास का जो क्रिया है वो चिरातन चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें गति देने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो आगे भी निरंतर चलता रहेगा। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिन 3-4 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत थी उसकी शुरुआत भी उन्होंने की और 1 साल में काफी हद तक उपलब्धियों को भी दिखाया है। खासतौर पर कृषि, निवेश और जल को लेकर विवाद को सुलझाना उनकी उपलब्धियों में तमगे की तरह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रही बीजेपी की बात। अब चलते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस को अपने भी 1 साल पूरे हो गए होंगे, ये महसूस हो रहा होगा कि भाई विपक्ष में उनको भी 1 साल और हो गया है। प्रियंका जी, मतलब प्रियंका शर्मा जी, ये 1 साल आप लोगों के भी हैं, सरकार के भी हैं, कैसे देखते हैं? ये तो बीजेपी गिना रही है काम, कांग्रेस क्या गिनाएगी? क्या आप लोग कहना चाहेंगे 1 साल होने पर? सर्वप्रथम तो मैं साथी प्रवक्ता को नमस्कार करती हूँ और आप सबको नमस्कार करती हूँ। और मैं विनम्रता से पूछना चाहती हूँ कि इस किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जो भोले भाले मतदाताओं को जो बेवकूफ बनाया गया है, उस बात का जश्न मनाया जा रहा है?
आप बताइए किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? ये किसान सड़कों पे रो रहे हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, मजदूर किस बुरी तरह से भूखे मर रहे हैं, महंगाई देखिए किस चरम सीमा पे आ गई। किस बात का जश्न मना रहे हैं मोहन सरकार? इस बात का जश्न कि आपने किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से भोपाल में आप देखिए किस तरह से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, किस तरह से मासूमों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जश्न मनाने के लिए कुछ खुशियां होती हैं, आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए, आपको तो आत्ममंथन करना चाहिए। जश्न, हाँ जश्न आपके मन रहे होंगे क्योंकि आप जश्न लायक हैं, आपने अपने लिए कर लिए हैं। भ्रष्टाचार कर करके प्रशासन देखिए, प्रशासन किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसान खेती नहीं कर सक रहा है, कितनी बुरी स्थिति में है और ये जश्न मना रहे। न शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। चलिए कांग्रेस क्या कर रही है ऐसे में, क्या आंदोलन कर रही है, क्या प्रदर्शन कर रही है, वो भी तो बताए अपना। एक साल उनके साल के अंत में कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन देने वाली है आगामी 16 तारीख को कि उनके भी सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, विपक्ष जमीन से जोड़ के मुद्दे उठाएगा। आप जो सत्ता की आड़ में जो घी पी रहे हैं, देखिए आप प्रदेश कितना कर्ज में हो गया है, 3.9 लाख करोड़ कर्ज में है। आप बताइए किस जगह ले जा रहे हैं हमारे प्रदेश को। चलिए ठीक है। साथी प्रवक्ता तो अपनी किताबी और अपना एक कागजी पूरे उन्होंने पढ़ दी कि ऐसा हो रहा है वैसा। हमें तो देखे, हमें 2 फैक्ट्री लगी दिख जाए, 40,000 बेरोजगार हैं, 40 लाख बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। आप बताइए। चलिए ठीक है, कांग्रेस की अपनी बातें हैं। आऊंगा आप दोनों से एक दूसरे के सवाल के जवाब भी लेंगे। एक राउंड हो जाए पहले चर्चा का। भूपेंद्र जी के पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, काफी कठिन डगर थी जब डॉक्टर मोहन यादव को ये जिम्मेदारी मिली थी। सब डरे हुए थे कि भाई नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिल गई। शिवराज सिंह चौहान जैसा एक मंझा हुआ नेता जो कि अनुभवी भी था, वो यहां से हटा था और मोहन यादव को जिम्मेदारी मिली थी। उनके लिए एक साल के किस तरीके से स्केल में आप नापेंगे, कितने नंबर देंगे मोहन यादव जी को? देखिए, मोहन जी राजनीति में संगठनात्मक व्यक्ति थे। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने राजनीति शुरू की और जो संगठन है उन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री थे और उच्च शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने कुछ नवाचार किए और उसके तहत उन्हें सबसे बड़ा फैक्टर यादव होने का और ओबीसी होने का उनको मिला और जिसके कारण एक राजनीतिक धरातल में उनकी एक नई जिम्मेदारी मिली। और यहाँ पे शिवराज जी जैसा एक बड़ा चेहरा था और जो वो भी पिछड़ी जाति से था और उसने भी अपने उनका एक अलग स्टाइल था संवाद करने का, संचार करने का, जनता के बीच जाने का और रिश्ते बनाने का। उसके बीच में उनके पास बड़ी चुनौतियां थी लेकिन संगठन के साथ खड़ा रहा। उन्होंने उस चुनौतियों को कुछ तक सॉल्व किया। शुरू में तो ऐसा लगा कि वो ब्यूरोक्रेट पे कुछ कमांड नहीं कर पा रहे हैं और लगातार हर हफ्ता एक नई लिस्ट बन रही है वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर होने की और जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। लेकिन वो शिक्षा से जुड़े हुए थे तो उन्होंने आते ही साथ 3 महाविद्यालयों को 3 विश्वविद्यालयों में कन्वर्ट किया। फिर उन्होंने बेरोजगार के लिए समिट किया और उन्होंने इस बार एक नया ये प्रयोग किया कि समिट को उन्होंने रीजनल वाइज किया, मतलब कि जिसको अपन कह सकते हैं क्षेत्रवार किया, जैसे मालवा में, महाकौशल में। ये एक थोड़ा सा थीम बनी। फिर उन्होंने और कदम बढ़ाए और फिर उसके बाद कुछ प्रशासनिक गतिविधियां भी उन्होंने दिखाने की शुरुआत की। रोजगार के लिए उन्होंने 2 लाख वैकेंसियों के लिए वो भी किया, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ पे बेरोजगारी तो है ही, जो विपक्ष कह रही है एमएसपी, किसानों की योजना को एमएसपी लागू करने की, और साथ साथ जो यो कहा जा सकता है कि जो संसाधन है और जो लाइन ऑफ ऑर्डर है, जो महिलाओं पे अपराधों का जो वो बन रहा है, जो अपराध की बढ़ोतरी हो रही है, उस पर कमांड लगाने के लिए तो अभी उन्होंने नए डीएजीपी को भी बनाया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि संगठन ने उनको नया सीएस भी दिया, जो अनुराग जैन के रूप में दिया, क्योंकि वो दिल्ली से आए हैं और उसमें उनका क्योंकि ऊपर से संगठन ने उनको काम करने के लिए, तो ये कसावट आ रही है। अब कसावट के साथ 1 साल गुजर गए हैं, तो उसके बाद उनकी लाडली बहना योजना जो जिसके कारण वो सरकार में स्थापित हुए, उस योजना के लिए फंडिंग करना, फिर लगातार जो कर्ज बढ़ रहा है और उसके साथ निवेश की जो संभावना है, वो भी अभी जर्मन की यात्रा भी और इंग्लैंड की भी यात्रा करने गए थे। वहां पे निवेश, भारतीय निवेश और 5 कम से कम सीनियर आईएएस गए थे जी। और इस समय जो मध्यवर्ती चुनाव हुए तो उनके साथ सबसे बड़ी राजनीति ये रही कि लोकसभा में उन्होंने लगभग एक रिकॉर्ड बनाया और मुझे लगता है कि ये
पहले होंगे जिनको 29 सीटें मिली। आप देखिए वो संगठनात्मक भी होता है, और लेकिन एक सीएम रहते हुए कुछ से तो मिलता ही है, क्योंकि बीजेपी एक संगठन को से देती है, लेकिन साथ साथ उनको भी मिलता है। लेकिन जो अभी विधानसभा चुनाव हुए, जो प्री पोल जो चुनाव हुए, जो बाई पोल इलेक्शन में आए, उसमें से एक सीट जो जीती गई कांग्रेस ने ली है, और वो वहां से एक मंत्री थे और जो कांग्रेस से आए थे, वो काफी डैमेज उनकी छवि को किया, क्योंकि प्रशासन और सत्ता जब अधिकांश यह देखा है कि बाईपोल इलेक्शन में सत्ता के ही साथ वोटिंग होती है, और उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा कांग्रेस विपक्ष ने जो दिखाया कि जिस तरह से सीट जीती, और बुधिनी जैसी एक परंपरा जो 1 लाख से सीट थी वो 13,000 में सिमट गई, और ये कहा जाए कि वो सीट तो शिवराज जी को उससे विधायक थे, और इसके कारण उनकी इमेज लगी हुई थी, और उसके कारण वो जीते। लेकिन जीतना का मार्जिन लगभग 91,000 से घट गया है, 1 लाख के लगभग घट गया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो उसके लिए ये भी उनके लिए एक चैलेंज है कि संगठन के रूप से अपने आप को एस्टेब्लिश बनाए रखना, क्योंकि बाईपोल इलेक्शन में जिस तरह से एक सीट का 50-50 का जो गणित आया, और वहां से मंत्री उनके हारे, तो काफी संदेश मिलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरीके से नेता के रूप में तो डॉक्टर मोहन यादव स्थापित हो गए हैं। कुछ चुनौतियां प्रशासनिक स्तर पर, कामकाज के स्तर पर हैं, जिन्हें उन्हें पार पाना होगा। चलते हैं प्रियंका दुबे जी की ओर, और ये सारे सवाल प्रियंका शर्मा जी के भी थे जो कि अधूरे रह गए थे, हम सवाल का जवाब नहीं ले पाए थे। दुबे जी से ले लेते हैं। प्रियंका दुबे जी, ये बातें बार बार आती है कि जश्न किस बात का, और कर्ज जो है वो एक बड़ी चुनौती है। कर्ज लेना मजबूरी बन गया है सरकार का, और ऐसे में जो सफलताएं हैं वो इस बात से ढक जाती हैं कि भाई आप कर्ज लेके सारी चीजें कर रहे हैं। विपक्ष भी यही बात कह रहा है। सबसे पहले मेरी ऊर्जावान बहन को, जो कि मेरी नाम राशि है, बिल्कुल सवालों के जवाब देना बिल्कुल बनती है। तो अच्छा लगता है कि लोकतंत्र की विशेषता है कि विपक्ष भी अपना जिम्मेदारी और हर एक मूवमेंट पे जब सरकार की बनाए रखता है, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रूप से लागू हो पाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाए और विपक्ष उसमें सवाल उठाए, परंतु सवाल तर्कपूर्ण हो तो अच्छे लगते हैं। हमारी बहन ने कहा कि पर क्या हो रहा है। आज हम नेविएशन में अगर हम बात करें तो हम लोग ने नेविएशन में अलग अलग एयरपोर्ट्स एस्टैब्लिश किए अपने मध्य प्रदेश में, चाहे जबलपुर हो, चाहे खजुराहो की बात करें, ग्वालियर की बात करें, भोपाल, इंदौर और आगे। नेविएशन जहां पर भी एस्टैब्लिश होता है, आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, इंसान की आवागमन बढ़ता है, वहां रोजगार बढ़ता है, वहां की भूमि का अगर हम बात कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वहां के लोगों के अंदर जो होता है कि डेवलपमेंट बढ़ जाता है, एक्सेस बढ़ जाता है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी वो चीज हेल्प करती है। और मैं बहन की जानकारी के लिए बता दूं, जब सड़कें नहीं होती थी गांव में, जब पानी नहीं होता था, तो जमीनों की कीमतें क्या थी, आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, उनको पता होगा कि वहां की समस्याओं के कारण एक फसल की कीमत के ऊपर काम कर पाना, लोग पलायन करते थे गांव से। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, आज हम नेविएशन पे बात कर रहे हैं, आज हम लोग एयरपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो वहां पर जमीनों की कीमतों में क्या उछाल हुआ, उन्हें क्या लाभ हुआ, आप जाकर उस किसान भाई से पूछिए, वहां के स्थानीय निवासी से पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि जश्न किस बात का मना है, नेविएशन से उन्हें क्या बेनिफिट है। उसके बाद में अगर बात करती हूँ, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर रोजगार का सर्जन हो रहा है, वहां पे व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग से लेके हर एक यूनिट का अगर हम बात करें, काम मिलना शुरू हो जाता है, उसका उत्पादन भी शुरू होता है, उसकी खपत भी बढ़ जाती है सबसे। और उससे भी अच्छी बात है, जो वोकल प्रोडक्ट्स, हम लोकल प्रोडक्ट्स भी जिनकी बात करते हैं, उन लोकल प्रोडक्ट्स को आप लोग बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक दायरे तक सीमित होकर के रह जाते हैं। मैं एक छोटे से जिले अपने हरदा से आती हूँ, जहाँ पे बांस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर नेविएशन की बात करते हैं, जब सबमिट हुई है तो 31 करोड़ का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो 31 करोड़ मेरे डिस्ट्रिक्ट को मिले, मुझे नहीं मिले, मेरे लोगों को मिले काम करने के लिए। ये छोटा सी बात, मैं बहुत छोटा कारण का आपको जवाब दे रही हूँ। इसके बाद हमारी बहन ने कहा सुरक्षा की बात आती है। बिल्कुल, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। SCRB का अभी 1 साल का आंकड़ा उठा करके देखिए, जो अगर हम बात करते हैं गंभीर अपराधों के ऊपर नियंत्रण किया गया। फिर भी बहन की चिंता को मैं बिल्कुल वाजिब मानती हूँ, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग अभियान आज डिपार्टमेंट भी चला रही है, जिसमें अगर बात करें तो लिंग आधारित जो हिस्सा है उसको कम करने के लिए पूरा पखवाड़े भर उनका चलता है। गुंडों की अगर मैं बात की जाए तो उन लोगों के लिए अलग से अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको समेटा जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं, पिछले 5
5 वर्षों में जो गुंडा लिस्ट में नाम थे या किसी भी प्रकार के अपराध थे, उनके ऊपर आज मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने गृह विभाग को ठीक है, चलिए आ गई दुबे जी की बात आ गई और मैं सवाल में ले लेता हूं। आप प्रियंका शर्मा जी की ओर रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, यानी प्रियंका शर्मा जी, ये केवल 1 साल की बात है और किसी भी व्यक्ति के लिए 1 साल का आकलन से उसको पूरी तरीके से खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा और 1 साल में सब कुछ गलत हुआ ऐसा भी नहीं है। एक विपक्ष होने के नाते कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, उसको भी तारीफ करिए। और एक क्योंकि 4 साल अभी बाकी हैं, सरकार ने 1 ही साल पूरा किया है तो काफी कुछ करने को बाकी है। सुझाव कुछ अगर आप देना चाहें तो 1 साल में ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, इस पर अगर बात करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? आदरणीय, मैं यही सुझाव देना चाहूंगी कि कर्ज की आड़ में घी ना पिए। आप अपने लिए, अपने सुविधाओं के लिए और अपने घर भरने के लिए जनता की झोली खाली मत करें। जनता कितनी बुरी तरह से त्रस्त है, आप और हम सब जानते हैं। आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा कुपोषण 50% अपने मध्य प्रदेश में है। आपको पता है भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 पे है कुपोषण, और मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है। क्या कर रहे हैं आप कुपोषण के लिए बताइए? आप मेडिकल की बात करते हैं। रही शिक्षा की बात, जो पहले ये आश्वासन दिए गए थे, शिवराज सिंह जी ने इतने आश्वासन दिए थे कि जो बच्चे 75% से ज्यादा लाएंगे उन्हें स्कूटी और लैपटॉप दिए, ये योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। क्यों नहीं दिए जा रहे हैं आप बताइए? उनको कई प्रियंका जी जवाब दे देंगे। प्रियंका दुबे जी, ये कुछ चीज है, ये तो काफी जायज चीज भी लग रही है, कुछ सवाल हैं, ये इसके क्या जवाब है? मैंने कहा ना कि जो मेरी राम राशि बहन है तो उनकी हर जिज्ञासा सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। NHFS के आंकड़े को अगर मेरी बहन उठा के देखेंगी कि कुपोषण के अलग अलग टाइप्स हैं, एज वाइज वो जो वायरिंग करता है, उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग कार्य करते हुए पोषक आहार का वितरण भी कर रहा है। पोषण मटका जैसी योजनाएं जो है वो आंगनबाड़ी पे भी कही गई। इसके बाद मेरी बहन की चिंता होगी मेरे ख्याल से स्किल सेल्स एनीमिया के लिए, जो कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके ऊपर जन जागरण के साथ इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने के लिए सरकार अलग अलग आयामों पे काम कर रही है। जो कि अगर हम बात करते हैं परसेंटाइली अगर देखा जाए तो उसके ऊपर भी नियंत्रण किया जा चुका है। उसके बाद मेरी बहन ने जैसे कहा कि कर्जा लेकर के घी ना पिया जाए, अच्छी बात है, लेकिन कर्जा आप खुद भी देखिए, अगर कुछ दिनों के पहले ही हमारे भाइयों ने एक डिबेट और ऑर्गेनाइज करी थी कि जितनी हमारी टैक्स का हम बात करें 28% GST कलेक्शन बढ़ चुका है, तो जो हम केंद्र को दे रहे हैं अपना कलेक्शन करके, तो उसके परपेंडिकुलर ही हमको अगर कर्जा दिया जा सकता है। एक सिंपल सी बात है कि पहले आपकी बैलेंस शीट चेक की जाती है कि रिबेट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका वैल्यूएशन होता है, उसके ही आपको जो है लोन मिल पाता है। तो ये लोन है, अगर लोन भी आपको मिलेगा जब आपको उसकी पेइंग कैपेसिटी होगी। हमारे मध्य प्रदेश की आज पेइंग कैपेसिटी इससे कई गुना ज्यादा हो चुकी है। तो मैं ये नहीं कहती कि कर्ज लेना अच्छा है, लेकिन नवाचार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, और उनका जब पूरी तरीके से वापस पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार होती है, उसके ही परसेंटाइल में हम लोगों को आज की डेट में लोन मिल रहा है। उससे ज्यादा हम ले भी नहीं सकते, फिर भी अभी हम कम, अभी और भी एक्सेस लिया जा सकता है, पर अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट के लिए और लगे। और मैं चलिए, लेकिन उनके जो सुझाव हैं, खास तौर पर जो कुपोषण है, महिलाओं का और विकलांगों का, ये सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन चलते भूपेंद्र जी के पास। और भूपेंद्र जी, ये काम को लेकर उपलब्धियां, दावे प्रति दावे तो होते रहेंगे। हम लीडरशिप के रूप में अगर मोहन यादव जी को देखें तो 1 साल में वो लीडरशिप के रूप में कितना ग्रूम किए हैं, कितना उन्होंने लीडरशिप के रूप में अपने आप को स्थापित किया है? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के पास यादव जाति से, देखिए भारत की जो राजनीति है वो जाति पे आधारित है, आप उसको नकार नहीं सकते। और इसीलिए वो यादव के एक बड़े नेता बना के संगठन ने उनको आगे किया और वो संगठन के प्रति एक निष्ठावान थे और संगठन के विचार से चलने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने जब से जो चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए, अभी विधानसभा के राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के हुए, 2 राज्यों के हुए, और आने वाले राज्यों में वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और काफी कुछ उनकी सभाएं हो रही हैं, और जिससे उनको एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और इससे नहीं नकारा जा सकता। और मध्य प्रदेश में लगभग 25 साल से सरकार है। अगर बीच का 2018 का चुनाव अगर देख लें, अपन 15 महीने का सोच लें, तो उसके बाद तो लगातार सरकार बीजेपी की बनी हुई है और बीजेपी उस पर संगठनात्मक रूप से भी ध्यान दे रही है और प्रधानमंत्री जी का भी, क्योंकि ये एक जनजाति बहुल राज्य है और इसमें लगभग जनजाति बहुत सीटें भी हैं और जनजातियों का विशेष, तो इस पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नए नवाचार भी हो रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। साफ तौर से ये है कि प्रशासनिक समन्वय अगर होगा तो वो योजनाएं ज्यादा लागू होंगी। लेकिन मुझे लगता है जब से अनुराग जैन जी आए हैं और नया उनका नवाचार हुआ है, जब कसावट आएगी, और क्योंकि उन्होंने अभी सेट करना शुरू कर दिया है, अभी कल ही एक लिस्ट आई, उससे पहले भी आई, और इस तरह से और जो अभी, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी योजनाएं कुछ भी बना ले, लेकिन अगर प्रशासनिक रूप से उसको अमली जामन नहीं दिया जाएगा और फिर वो संगठनात्मक रूप से भी नहीं चलाया जाएगा तो जनता तक उसे नहीं चल सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये उपचुनाव में जो कांग्रेस के पास भी एक अच्छी लीड आई है और उनके संगठन, तो वो निश्चित रूप से वो भी उनमें जोश आया है, क्योंकि एक सीट उन्होंने जीती है और एक सीट पे अच्छी चुनौती दी है, और बीजेपी भी उस चीज को समझ रही होगी। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में विपक्ष भी अच्छी भूमिका निभाएगा, और ये स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है कि सत्ता को अपने घेरे में घेरना और उनको तरह विवश करना, और ये बहुत बढ़िया। लेकिन इससे बीजेपी कांग्रेस को भी फायदा होगा कि वो एक संजीवनी लेके और आने वाली रणनीति बनाएगी और सरकार को। ठीक है, तो आखिरी 1 मिनट में दोनों प्रवक्ताओं को आधा मिनट हम समय दे देते हैं। प्रियंका जी, शर्मा जी, एक बड़ा कद बन रहा है मोहन यादव जी का, कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए? जल्दी देखिए सर, ये सरकार का जश्न हो सकता है, आम जनता का जश्न तो नहीं है। आम जनता के घर में उनके घर खाली पड़े हैं। लीडर के रूप में एक चुनौती बन के उभरे हैं मोहन यादव, उसको कैसे देखती है कांग्रेस? आत्ममंथन करना चाहिए, ये जश्न नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है वो जश्न मनाए भाई, उनके घर बड़े पड़े हैं, जश्न मना सकते हैं, बिल्कुल राजधानी में बैठ के जश्न मना रहे हैं। आप जरा आके धरातल पर जनता को देखें, सब रो रहे हैं, तराई मची है। आदरणीय, आपसे और हम सब यही निवेदन करते हैं। वो तो है, हम ये चाह रहे हैं कि ये आप बताएं कि एक लीडर के रूप में चुनौती बन रहे हैं। शिवराज जी जैसे एक बड़ा ब्रांड बन गए थे, वैसे लीडर के रूप में बन रहे हैं चुनौती आप लोगों के लिए। विपक्ष जनता के साथ रहेगा, मुद्दे उठाएगा, और आप देखिए विजयपुर में क्या हर्षण हुआ है। चलिए ठीक है। बुधनी में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे आप लोगों के, आगे जनता जवाब देगी। आपने झूठे चुनाव के परिणाम के कारण कांग्रेस उत्साहित है। दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, चलिए जवाब दे दीजिए जल्दी। बहन के माध्यम से सलाह देना चाहूंगी कि 11 महीने में बड़ी मुश्किल से अपनी कार्यकारिणी के जो लोग घोषित कर पाए हैं, अभी तक इनको कार्यकर्ता मिल रहे थे, प्रदेश कार्य समिति नहीं बना पा रहे थे। 11 महीने में बड़ी मुश्किल से कुनबा जुड़ा है, उसको करके चलिए और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, तो ये डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल को हमने कसौटियों में कसने की कोशिश की, अलग अलग जो मोर्चे हैं उनके पक्ष जानने की कोशिश की, और एक बात साफ है कि 1 साल में काफी कुछ डॉक्टर मोहन यादव ने किया भी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हुई है। ऐसे में इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाएंगे, आगे भी हम अलग अलग डिबेट में इसे चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रियंका शर्मा जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। प्रियंका दुबे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।